तो दोस्तों, आज कहानी दो भाइयों की जिन्होंने एक छोटे से कमरे से मैकडॉनल्ड की शुरुआत की, जिसका नेट इनकम आज के दौर में 23 बिलियन यूएस डॉलर है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात 1940 की है। कैलिफोर्निया में दो भाई थे, रिक मैकडॉनल्ड और मैक मैकडॉनल्ड। मैकडॉनल्ड दरअसल इनका सरनेम था। दोनों ने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। इसकी खासियत ये थी कि यहाँ के मेन्यू में खाने के 2-4 आइटम ही थे। इस वजह से खाने का टेस्ट और क्वालिटी हमेशा एक सी बनी रहती थी। ऑर्डर में समय भी कम लगता था। लोगों को ये बात काफ़ी पसंद आई और उनका बिजनेस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा। ऑर्डर ज़्यादा आने से तो उनकी समय पर डिलीवरी के लिए दोनों भाइयों ने कुछ मशीनें भी खरीद ली। इनमें मिल्क शेक बनाने वाले मिक्सर भी शामिल थे। यहाँ एंट्री होती है रे क्रॉस की। रे क्रॉस अपने जीवन के 25 साल अलग अलग कामों को करने में बिता चुके थे, मसलन पियानो बजाना, ड्राइविंग करना और बतौर सेल्समैन मिक्सर बेचना। रे क्रॉस ने देखा कि कैलिफोर्निया के एक ही रेस्टोरेंट ने उनसे 6 मिक्सर खरीदे हैं। रे ने सोचा, क्यों न चलकर देखा जाए, इतने मिक्सर का ये लोग क्या कर रहे हैं। रे उस रेस्टोरेंट को देखने कैलिफोर्निया आ गए। यहाँ उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट तो काफ़ी छोटा है, पर खाने वालों की काफ़ी लंबी लाइन लगी है। रे ने लाइन में लगे एक व्यक्ति से पूछा कि कैलिफोर्निया में और भी रेस्टोरेंट है, फिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। सामने वाले का जवाब था, यहाँ आपको 15 सेंट्स में अच्छा बर्गर मिलेगा, वो भी कम समय में। रे को बात जम गई। उन्होंने रिक और मेक से रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेने की बात की। सौदा हुआ और रे को फ्रेंचाइजी मिल गई। 15 अप्रैल 1955 के दिन रे ने मैकडॉनल्ड की पहली ब्रांच खोली। उसके बाद क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं। आज 100 से ज़्यादा देशों में कंपनी के 36,000 से भी ज़्यादा आउटलेट हैं। हर दिन लगभग 5 करोड़ लोग यहाँ से खाना ऑर्डर करते हैं। इसमें रेस्टोरेंट को 5 अरब रुपए से भी ज़्यादा की कमाई होती है। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 19 बिलियन डॉलर था, भारतीय रुपयों में करीब 144,000 करोड़। 1996 में मैकडॉनल्ड ने भारतीय बाज़ार में कदम रखा। यहाँ चुनौतियाँ ज़्यादा थी। इससे पहले मैकडॉनल्ड ने कभी भी ऐसे देश में कारोबार शुरू नहीं किया था जहाँ शाकाहार को प्राथमिकता दी जाती है। भारत से बाहर के मैकडॉनल्ड में बीफ और पॉर्क भी मेन्यू में शामिल था, लेकिन यहाँ ये आस्था से जुड़ा मामला था, इसलिए फैसला लिया गया कि बीफ और पॉर्क मेन्यू में नहीं होंगे। कंपनी ने यहाँ 2 पार्टनर चुने, विक्रम बख्शी और अमित जाटिया। बख्शी को उत्तर पूर्वी भारत में रेस्टोरेंट संभालने की जिम्मेदारी दी गई और जाटिया को दक्षिण पश्चिम भारत की। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। इन दोनों पार्टनर के साथ 25 साल का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन कंपनी का उससे पहले ही विक्रम बख्शी से विवाद हो गया। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा और अंततः 2019 में समझौता हुआ। विवाद की वजह से कंपनी को घाटा उठाना पड़ा। कई रेस्टोरेंट बंद हुए। 1996 से 2019 तक करीब कंपनी को 421 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। फिलहाल भारत में कंपनी के 1000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं। पूरी दुनिया में झटपट भूख मिटाने के लिए खाए जाने वाले बर्गर को अमेरिका की देन माना जाता है। अमेरिकी बड़े गर्व से इस बात का दावा भी करते हैं, लेकिन बर्गर पर अमेरिकी दावे के अलावा इसकी शुरुआत 2 देशों में मानी जाती है, चीन और रोम। सबसे पहले आपको चीन का किस्सा बताते हैं। कुछ साल पहले हफिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी कि जिस बर्गर की जाति को दुनिया अमेरिकी समझती है वो दरअसल चाइनीज़ है। ईसा से 2000 साल पहले चीन के क्विन राजवंश ने बर्गर जैसा एक ऐसा व्यंजन इजाद किया, इसे रोज या मोव कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है बन के बीच रखा मीट। इस व्यंजन में तमाम मसालों में मिले पोर्क को बन के बीच में रखकर परोसा जाता है। अब प्राचीनता के मामले में चीन की इस इजाद का कोई मुकाबला नहीं है। आसानी से समझे तो भारत में जब सम्राट अशोक की
तीसरी चौथी पीढ़ी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार कर रही थी, चीन वाले इस बर्गर को आई एम लविंग इट बोल रहे थे। हाँ, किसी अमेरिकी के सामने बर्गर की चाइनीज़ कहानी सुनाकर देखिएगा, निश्चित रूप से आहत हो जाएगा। दूसरी कहानी बताते हैं, बर्गर का संबंध प्राचीन रोम से कैसे है। प्राचीन रोमन किताब एपिसियस में एक रेसिपी दी हुई है। इसके मुताबिक मीट को पीसकर उसमें पिसे चिलगोज़े, शराब, मिर्च और फिश सॉस मिलाते हैं। इसके बाद उसकी टिक्की बनाकर उसमें ब्रेड में रखकर खाते हैं। इसीकिया ओमेंटाटा नाम का यह पकवान शाही लोगों का खाना था। बाद में जब रोमन ब्रिटेन में आए तो अपनी फास्ट फूड की परंपरा भी साथ लाए। उनके यहाँ दिन भर की मेहनत के बीच जल्दी से कुछ खाने का चलन था। गर्मा गर्म खाना परोसने वाली थर्मोपोलिया नाम की दुकानें ही आगे चलकर फास्ट फूड कल्चर में बदल गई। अब बर्गर के इन्हीं पूर्वजों से जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में ब्रेड के बीच में मीटबॉल रखकर खाने की शुरुआत हुई। धीरे धीरे हैम्बर्ग स्टेक हैमबर्गर कहलाने लगा। इसके बाद सिर्फ बर्गर, अंग्रेजी में हैम प्रोसेस पोर्क को कहते हैं। इसलिए लंबे समय तक हैम की गलतफहमी रखने वाले बहुत से भारतीय बर्गर से दूरी बनाकर रखते थे। अब आगे बढ़ने से पहले ज़रा मॉडर्न बर्गर की कहानी जान लेते हैं। सन 1954 की बात है। मिल्कशेक मशीन बेचने वाला 52 साल का एक सेल्समैन कैलिफोर्निया के एक कैफ़े में मशीन बेचने पहुंचा। उसने खाना ऑर्डर किया और कैफ़े वाले ने सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय में उसे बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ का लिफाफा और मिल्क शेक का एक गिलास पकड़ा दिया, जिसमें चीज़ें ताज़ा और गर्म थी। रीफ रॉक नाम का ये सेल्समैन हैरान रह गया। उसने रेस्टोरेंट वाले दोनों भाइयों से पूछा कि उन्होंने खाने का इतना सामान इतनी जल्दी कैसे तैयार कर लिया। रेस्टोरेंट चलाने वाले डिक और मैकडोनाल्ड ने बताया कि उन्होंने इसके लिए खास सिस्टम बनाया है। इसमें बर्गर के बन को सेकने, बन पर केचप डालने, फिर उसमें कागज़ में लपेटने जैसे हर काम के लिए एक टाइम लिमिट तय है, जिसमें किचन में काम करने वाले कर्मचारी रोज़ रोज़ की प्रैक्टिस से इस काम में परफेक्ट हो गए हैं। इसलिए हर बार एक जैसा बर्गर झटपट तैयार हो जाता है। मैकडोनाल्ड भाइयों का कैफ़े धड़ल्ले से चलता और उन्होंने उसकी कुछ और ब्रांच खोल रखी थी। उस दिन री क्रॉक को समझ में आ गया कि उसके हाथ लॉटरी लगी है, जिससे वो दुनिया को अपना टेस्ट बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे एक कंपनी बनाकर इस मैकडोनाल्ड को दुनिया भर में पहुंचाएंगे और दोनों भाई पैसा छापेंगे। दोनों भाई तैयार हो गए। एक रेस्टोरेंट से दुनिया के कोने कोने तक लोगों के मुंह का जायका बढ़ाने वाले मैकडॉनल्ड्स बर्गर की पूरी कहानी पर हॉलीवुड में फाउंडर नाम से फिल्म भी बनाई गई है, जो उसके दिलचस्प सफ़र को बयां करती है। री क्रॉक ने दोनों भाइयों से कंपनी हथिया ली और खुद मैकडॉनल्ड्स के मालिक बन बैठे। आखिरकार सेटलमेंट हुआ कि दोनों भाइयों को $1-1 मिलियन देकर पूरी कंपनी खरीद ली, लेकिन एक शर्त थी कि मैकडॉनल्ड्स की कुल कमाई का 5% इन भाइयों को बतौर रॉयल्टी मिले। आखिर ये पूरा सिस्टम उन दोनों भाइयों की दिमागी उपज थी। हालांकि उस वक्त तैयार हुए लिखित करार में यह शर्त नहीं थी। री क्रॉक ने दोनों भाइयों से कहा, आप साइन कर दीजिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट में इसे जुड़वा दूंगा, भरोसा रखिए। बाद में क्रॉक इससे पूरी तरह मुकर गए, यहाँ तक कि क्रॉक ने खुद को इस कंपनी का फाउंडर बताना शुरू कर दिया। काफ़ी बाद में मैकडॉनल्ड्स कंपनी ने अपने असली फाउंडर्स मैकडॉनल्ड को इसका क्रेडिट दिया, लेकिन रॉयल्टी की ये रकम दोनों भाइयों को कभी नसीब नहीं हुई। लगभग $100 मिलियन सालाना के घाटे ने मैकडॉनल्ड्स को दिल का मरीज बना दिया और वे कुछ समय बाद चल बसे। अब मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर ने जो किया हो, लेकिन आज की तारीख में बर्गर दुनिया का सबसे ज़्यादा खाने वाला फास्ट फूड है, जिसके बारे में कह सकते हैं कि जोकर मैकडॉनल्ड्स से लेकर राजा तक सब खाते हैं। मैकडॉनल्ड्स के बाहर आपने लाल सफ़ेद धारियों और पीला जंपसूट पहने एक जोकर देखा होगा, जिसके चेहरे पर हमेशा स्माइल चिपकी रहती है। बच्चों के पसंदीदा सेल्फी कॉर्नर में रहने वाले इसी जोकर का नाम रोनाल्ड है।
हालांकि दुनिया भर में मैकडॉनल्ड्स की पहचान रहे रोनाल्ड को बच्चों की वजह से रिटायरमेंट भी लेना पड़ा। 2011 में दुनिया भर के 550 से ज़्यादा डॉक्टरों और हेल्थ प्रोफेशनल्स ने इसके खिलाफ अभियान चलाया। इन्होंने कहा कि रोनाल्ड के जरिए बच्चों का अनहेल्दी फास्ट फूड के लिए लुभाना ठीक नहीं है। रोनाल्ड के रिटायर होने की दूसरी वजह भी अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़ी है। दोनों देशों में 2016 के आसपास लोगों ने किसी जोकर या रोनाल्ड जैसे कपड़े पहनकर राह चलते लोगों को मजाक मजाक में डराना शुरू कर दिया था। कई देशों में ये मजाक हथियारों के इस्तेमाल तक पहुंच गए थे। कुछ युवाओं की शरारत की वजह से बच्चों के फेवरेट कैरेक्टर रोनाल्ड को वक्त से पहले रिटायरमेंट लेना पड़ा। हालांकि आज भी रोनाल्ड मैकडॉनल्ड्स के बाहर कभी बेंच पर बैठे या दरवाजे पे खड़े दिख जाते हैं। रोनाल्ड की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप एक घटना से लगा सकते हैं। 2004 में अमेरिकी बच्चों के बीच एक सर्वे हुआ। इसमें रोनाल्ड ने अमेरिका के राष्ट्रपति कहे जाने वाले जॉर्ज वॉशिंगटन को भी लोकप्रियता के मामले में काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। दुनिया की 1% आबादी यानी 7 करोड़ लोग रोज मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाते हैं। दरअसल दुनिया भर के खान पान, हेल्थ और मार्केटिंग इंडस्ट्री की बदल देने वाले बर्गर की सफलता का राज उसे बनाने के तरीके में छिपा है। बर्गर को फैक्ट्री प्रोडक्ट की तरह बनाया जा सकता है। पैटी अलग, बन अलग और सॉस अलग। अलग बनने से ये सब सस्ता पड़ता है। इसे बैठकर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेज कुर्सियों का खर्चा नहीं, दुकान का खर्चा नहीं। इसे चलते फिरते खा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन में जब दुनिया ने हड़बड़ी में भागना शुरू किया तो सफ़ेद कागज़ में लिपटा सुनहरा भूरा नरम बर्गर वो खाना था जिसे चलते फिरते बिना किसी बर्तन के खाया जा सकता था। खाकर हाथ धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ में मिले टिश्यू से ही काम चल जाता। और सबसे बड़ी बात है कि झटपट पेट पूजा करने वाला यह फास्ट फूड बेहद टेस्टी था। कुल मिलाकर बर्गर अमेरिकी कॉरपोरेट कल्चर का बेहतरीन उदाहरण है। इसलिए तमाम अमेरिकी शहर दावा करते हैं कि दुनिया का पहला बर्गर उनके यहाँ 80 के आसपास बना। हम भी मान ही लेते हैं कि बर्गर एक अमेरिकन फास्ट फूड है। बर्गर की इस कहानी में मैकडॉनल्ड के आने के बाद तेजी आई और फिर बाज़ार में एंट्री हुई बर्गर किंग की। दोनों कंपनियों ने एक दूसरे की खूब बेइज्जती भी की। इनमें सबसे रोचक एस्केप द क्लाउन कैंपेन था। 2019 में जर्मनी में मैकडॉनल्ड के अंदर बैठे ग्राहकों को मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन मिलता है। इस लिंक से बर्गर किंग का ऐप डाउनलोड करने पर बर्गर किंग का मैसेज मिलता है कि कुछ मिनटों में अगर ग्राहक बर्गर किंग पर पहुंच जाए तो 1 सेंट में बर्गर मिल जाएगा। मैकडॉनल्ड में खाना खाने वाले लोग निकलकर बर्गर किंग की ओर भागते हैं। बर्गर की ये लड़ाइयाँ चाहे जितनी भी बड़ी रही हो, एक बात तो तय है, इस कथित असली अमेरिकी बर्गर का स्वाद चखने वाले अमेरिकियों की गिनती ना के बराबर होगी। अमेरिकी बर्गर बीफ या हैम से बनता है और भारत में कोई भी कंपनी बीफ बर्गर बेचने का सोच भी नहीं सकती। ऐसे में बर्गर के भारतीयकरण की कहानी काफ़ी मज़ेदार है। भारत में बर्गर मैकडॉनल्ड्स के आने के पहले से है। भारतीय बर्गर की खासियत थी कि ज़्यादातर जगह इसके बन को सेकने की जगह तेल में तला जाता है। भारतीयों के लिए बर्गर स्ट्रीट फूड ही है, जो इसकी कीमत बहुत मायने रखती है। मैकडॉनल्ड्स ने भी ग्राहक को पाने के लिए मैक आलू टिक्की पर फोकस किया। बाज़ार में ठेलियों पर मिलने वाले आलू टिक्की बर्गर का खाना लोगों को काफ़ी पसंद आता है और ये काफ़ी सस्ता भी होता है। इसने कॉलेज और कॉल सेंटर वाले युवाओं को बर्गर का आदी बनाया। इसके बाद तमाम तरह के बर्गर बनने और बिकने लगे। सन 2012 के आसपास भारतीय बर्गर चेन की लोकप्रियता बढ़नी शुरू हुई और ये नए स्टार्टअप बड़े नामों को टक्कर दे रहे हैं। 2004 में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, सुपर साइज मी। इस डॉक्यूमेंट्री में मॉर्गन स्परलॉक ने 1 महीने तक दिन में 3 बार सिर्फ मैकडॉनल्ड के बर्गर और दूसरी चीज़ें खाई। वे दिन में 2 किलोमीटर की वॉक करते थे। इसके बावजूद उनका वज़न महीने भर में 11 किलो बढ़ गया।
साथ ही बढ़ा हुआ उनका वज़न उन्हें कई बीमारियां भी दी गया। इसके साथ उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी बढ़ गया। उन्हें एंजाइटी, मूड स्विंग की शिकायत भी हुई। इससे उनकी हालत बिगड़ती गई और सुधारने में मॉर्गन को 14 महीने से भी ज़्यादा का समय लगा। बर्गर जैसा फास्ट फूड खाने में चाहे जितना भी अच्छा लगे, चाहे जितनी जल्दी खाया जा सके, लेकिन उससे चढ़ने वाला मोटापा बहुत धीमी रफ्तार से घटता है। बर्गर की लत भी लगती है। सैचुरेटेड ट्रांस फैट, चीनी और नमक का मिला जुला असर हमारे अंदर इसकी लत पैदा कर सकता है। यह लत निकोटीन और कुछ मामलों में हीरोइन की लत जैसी हो सकती है। इसलिए तो हमें कभी कभी अचानक से लगता है कि बस खाने के लिए एक बर्गर मिल जाए। तो ये थी दोस्तों